नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉड्यूलाई और एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहले बात आती है कि इसके अलावा हम क्या करेंगे। देखो, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व करेंगे, इसके अलावा आईआईटी जेईई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहें इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो आज का एजेंडा होगा हमारे ये 3 टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो का एजेंडा होगा ये 3 टॉपिक, और उससे नेक्स्ट वीडियो यानी थर्ड वीडियो का एजेंडा होगा ये, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एचसीबी एंड आईआईटी जेईई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में हमारे में है कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स या फिर सॉलिड्स। ठीक है, तो इन सबको पढ़ने से पहले ये ग्राफ को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, यानी इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ना जरूरी होता है। तो देखो, उसमें है क्या क्या। इस ग्राफ को पोटेंशियल एनर्जी और आर आर फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है ना, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी पीई के बीच में ड्रॉ किया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है जिसके रिजल्ट्स हम देखेंगे। ठीक है, तो एक ये पर्टिकुलर वैल्यू है आर नॉट। यदि आर ग्रेटर देन आर नॉट हो जाता है तो देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है। आर से ज्यादा हो जाता है तो देखो ये वाला इसका स्लोप देखो। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज देखो कि फोर्स फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स के कर्व का स्लोप होता है क्या, फोर्स, वो भी कौन सा, नेगेटिव। ठीक है, चलो तो यहां से देखो, जब आर ग्रेटर देन आर नॉट होगा तो हमारा ये वाला रीजन होगा और इसमें ये स्लोप जो है पॉजिटिव है। ठीक है ना, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये जब पॉजिटिव होगा, फोर्स नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या है कि दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इधर देखो, ये आर नॉट वाला रीजन है, इसको बाद में देखते हैं। इधर की साइड देखेंगे हम तो देखो ये वाला जो स्लोप है, तो यहाँ क्या है, देखो आर इज लेस देन आर नॉट के लिए देख रहे हैं, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है तो एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। तो ये भी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है ना, यानी रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जब, तो समझ में आ गई बात है। तो यहां से 2-3 कंक्लूजन निकले देखो। नंबर 1, यदि आर ग्रेटर देन आर नॉट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है ना। दूसरा, यदि आर लेस देन आर नॉट होगा तो रिपल्सन लगेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो तीसरा है, यदि आर इक्वल टू आर नॉट होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा वो, तो हमारे फोर्सेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स इसी रेंज में होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स हमेशा इसी रेंज में होते हैं, यानी बात करें तो सॉलिड्स हमेशा इस रेंज में होंगे। तो उनमें क्या होगा कि यदि आर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, यदि हम उन सॉलिड्स पे एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, यदि फोर्स नहीं लगाया तब तो वो कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, आर इक्वल टू आर नॉट पे होंगे। ठीक है, यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाया
यदि उसको खींचा है एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो रेडियस थोड़ी इधर आ जाएगी, ठीक है। और यदि उसको प्रेस किया है, ठीक है, कंप्रेस किया है, तो रेडियस इधर आ जाएगी, ठीक है ना। यानी आर लेस देन आर नॉट हो जाएगा यदि कंप्रेस किया तो। और यदि हमने उसे क्या किया है, इलोंगेट किया है, ठीक है, खींचा है, तो आर इक्वल टू आर नॉट हो जाएगी। लेकिन एक चीज हमने ये भी पढ़ी है कि सॉलिड्स की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जिसके कारण एक लिमिट तक उसको प्रेस किया जाए या एलोंगेट किया जाए तो अपनी शेप एंड साइज वापस से रीगेन कर लेता है, ठीक है। और उस रीगेन करने की प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? देखो, ये तो ये केस किसका हो गया, ये केस रिजिडिटी वाला केस हो गया, ठीक है, ये केस रिजिडिटी वाला हुआ। देखो अब देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमने देखा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ which मटेरियल ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने इस पे इधर की साइड फोर्स लगाया एफ, तो क्या होगा कि इस स्प्रिंग में इसके क्रॉस सेक्शन पे इधर की साइड भी क्या लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेंगे, ठीक है ना। वो भी कितने होंगे, एफ होंगे। कहां से, न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो उसी रूल से, उसी लॉ से यदि मैं इधर एफ फोर्स लगाता हूं तो वापस भी एफ फोर्स लगेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि इसको एफ फोर्स को मैंने लगा के और इसको इतना लंबा कर दिया, ठीक है, तो इतना ये एक्स्ट्रा लंबा हो गया, एक्स मान लिया है। लेकिन जैसे ही मैंने एफ फोर्स हटाया तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। तो समझ में आ गई ये बात है, इलास्टिसिटी समझ में आ गई, इलास्टिसिटी क्या होती है। अब देखो, ना तो कोई चीज परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली प्लास्टिक है, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक क्या होते हैं, जैसे मान लो कि ये मेरी स्प्रिंग है, तो मैंने इसको एक सर्टेन लिमिट तक खींचा, तब तक तो ये क्या करेगी, यदि मैं फोर्स हटा दूंगा तो ये वापस से रिगेन कर लेगी इसकी शेप और साइज। लेकिन मान लो कि मैंने और ज्यादा फोर्स लगाया और इसको खींच के इतना लंबा कर दिया, अब क्या है कि वापस से अपनी शेप और साइज में आ ही नहीं पाएगी, ठीक है, अपनी शेप और साइज अपनी रिगेन कर ही नहीं पाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये थोड़ी भी नहीं करेगी, थोड़ी बहुत ये अपनी शेप और साइज में को रिगेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन पूरा नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली प्लास्टिक होती है और ना ही परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने फोर्स हटा दिया तो ये एकदम परफेक्टली जितनी पहले इसकी लंबाई थी उतनी ही लंबाई वापस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक सिर्फ कहाँ की बातें हैं, किताबों की बातें हैं। रियल लाइफ में जब बातें आती हैं तो ना तो कोई परफेक्टली इलास्टिक है, ना ही कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक है, और ना ही कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड है, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा कि यदि बॉडी पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसकी शेप और साइज में कोई फर्क ना आए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। लेकिन रिजिड बॉडी भी क्या है, एक परफेक्ट बॉडी है, आइडियल बॉडी है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। यदि ये दो चीजें क्लियर हुई हों तो हम आगे बढ़े। देखिए, अब हमने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी कि जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया एफ, ठीक है, और ये लंबी हो गई, ठीक है, कितनी लंबी हुई, इतनी, ठीक है ना, एक्स। तो ये एक्स क्या आया इसका, डिफॉर्मेशन,
ठीक है, ये डिफॉर्मेशन इसका। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, तो इसको एक्स की बजाय डेल एल बोल लो, ठीक है, डेल एल बोल लो इसको, तो इसको डेल एल बोल देंगे। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसको खींचा तो ये वापस से इसकी साइड क्या लगेंगे, रीस्टोरिंग फोर्सेज लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेंगे, इसकी जो ये कॉइल है इस पे क्या लगेंगे, रीस्टोरिंग फोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्सेज को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, समझ आ गई बात। रीस्टोरिंग फोर्सेज को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, समझ आ गई। इसको न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे, स्ट्रेस इक्वल टू, देखो स्ट्रेस का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग, ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। कैसे, जैसे देखो इस वाले को देखो, जैसे यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया इस बॉडी का, ठीक है ना, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। अच्छा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये अपन का क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, सी एस। समझ में आ गया स्ट्रेस क्या होती है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है अपन का, स्ट्रेस एफ इंटरनल बोल लो, चाहे एफ रेजिस्टेंस बोल लो, चाहे एफ रीस्टोरिंग फोर्स बोल लो, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, रीस्टोरिंग फोर्सेज है। कब, जब हम कोई भी बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो उनमें क्या होता है कि रीस्टोरिंग फोर्सेज लगते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैंने इस बॉडी पे इधर की साइड एफ फोर्स लगाया, तो इस क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है ना, इस क्रॉस सेक्शन पे इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, ये 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 सारे फोर्सेज लगेंगे, रिस्टोरिंग फोर्सेज, और इनकी वैल्यू क्या होगी, एफ के बराबर होगी, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी, एफ के बराबर होगी। तो इन रिस्टोरिंग फोर्सेज को, अब देखो ये पर यूनिट एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं अपन, ये देखो, ठीक है, अब ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इन रिस्टोरिंग फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो हमारे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हुआ, एफ अपॉन एरिया, ठीक है ना, कौन सा एरिया, रीस्टोरिंग, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये फोर्स कौन से, एफ इंटरनल बोल लो, चाहे एफ रीस्टोरिंग बोल लो, चाहे रेजिस्टेंस बोल लो, ठीक है। या फिर इसका डेफिनेशन स्ट्रेस का एक और दे सकते हैं, दे सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है उसे हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अपन सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है अपना फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो उसे हम कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है, कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। यदि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, ठीक है, मान लो कि इधर की साइड पैरेलल फोर्स लग रहा होता, ठीक है ना, देखो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये इसके पैरेलल हो गया ना, एफ। तो उस केस में हमारी कौन सी स्ट्रेस जनरेट होती है, इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होती है, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो, यहाँ पे ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन दो चीज हो सकती है ना यहाँ, या तो मैं इसको खींचूं तो ये हो गई टेंसाइल, क्योंकि खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगी, बॉडी लंबी हो जाएगी। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन, ये जैसे क्रॉस सेक्शन है अपना, तो इसको मैं प्रेस भी तो कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है ना, एफ फोर्स ऐसे लगा सकता हूँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ में आ गई बात। लेकिन ये जैसे क्रॉस सेक्शन है और इसके पैरेलल में यदि एफ फोर्स लगाऊं तो जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसे हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे।
देखो शियर का मतलब है फटना, ठीक है। तो यदि मैं इस बॉडी पे इधर की साइड से एफ लगाऊं, तो देखो इसमें इधर भी एफ लगा मान लो, तो ये फटने की कोशिश करेगा ना, यहां से देखो ये चरने की कोशिश, चिर जाएगा ये, ठीक है, फट जाएगा, ठीक है ना, टीयर होगा, ठीक है। तो ये देखो क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है, तो इसके पैरेलल हो गया ना ये वाला, ठीक है, फोर्स, समझना की बात। तो ये अपन का क्या है, शियर स्ट्रेस। अब एक और चीज देखो, इस बॉडी पे मैं हर तरफ से फोर्स लगा दूं, हर तरफ से फोर्स लगा दूं, ठीक है, हर तरफ से फोर्स लगा दिया, ठीक है। यदि मैंने इस पे हर तरफ से फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि ये पूरे वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा, पूरे वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा। तो ऐसी स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे। तो इन सबको देखेंगे, ठीक है, इन सबके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को प्रेशर के बराबर वॉल्यूम जो है वैल्यू देती है, क्यों देती है, ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन है आपके लिए कि देखो, मैंने बताया कि स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ठीक है, और प्रेशर का एरिया भी, प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो दोनों का जब फार्मूला सेम है, तो दोनों चीजें अलग क्यों है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के देना है, ठीक है ना, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का, सॉरी, स्ट्रेस और प्रेशर का जब फार्मूला सेम है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं, ठीक है। तो उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और ये बताना है कि स्ट्रेस किसके ऊपर लगता है, प्रेशर किसके ऊपर लगता है, स्ट्रेस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, प्रेशर के कौन से टाइप होते हैं, ठीक है ना। ये दो तीन चीजें देखनी, और इन दो तीन चीजों का आपको आंसर जो है किसमें देना है, कमेंट में देना है। देखो अब यहाँ पे अपन इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी स्ट्रेस की, ठीक है। और स्ट्रेस को अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से। यहाँ प्रेशर, प्रेशर की भी क्या होगा, फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेस की कहानी समझ में आ गई। अब देखो स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन क्या होगा, जब स्ट्रेस डेवलप होता है तभी क्या डेवलप होता है, स्ट्रेन में डेवलप होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है, देखो देखो सबसे पहले इन तीन चित्रों को देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ये अपना एल है, यहाँ पे ये क्या है, एल है, इसको मैंने खींच के लंबा किया, ठीक है ना, इसको मैंने खींच के ऊपर की साइड, तो इसको मैंने खींच के इसको ऊपर की साइड फोर्स लगाया, यानी इलोंगेट किया इसको, यानी टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी इस पे, और इलोंगेट किया तो ये कैसा हो गया, ये तो एल है यहाँ तक, यहाँ ये क्या हो गया, डेल एल हो गया। अब देखो ये कुछ मोटा है और ये कुछ पतला है, ठीक है ना, ये मोटा है ये पतला है, क्यों पतला है, क्योंकि भाई इसको खींचा है, क्योंकि इसको खींचा है, तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। यदि लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है ना, ये वॉल्यूम मान लो इसका वॉल्यूम बी है, तो इसका वॉल्यूम भी तो बी होगा, और इसका वॉल्यूम भी बी होगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब मान लो इसको कांस्टेंट रखने के लिए, यदि मेरा, यदि अपना ये बढ़ेगा तो ये तो घटेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान में रखो। तो मैंने इस एल बीम को, ये बीम है, ठीक है, ये पाइप है, कुछ भी बोल लो, सॉलिड पाइप, ठीक है, इसलिए मैंने फोर्स लगा के इसको इलोंगेट किया, ठीक है, और कुछ ये इस तरीके का हो गया। अब मान लो कि इसी पाइप को मैं कंप्रेस कर देता, यानी कंप्रेस कर देता, तो ये घटके इतना हो जाता, और ये भी डेल एल है मान लो, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो गई, एल माइनस डेल एल, और इसकी कितनी हो गई, ये तो एल है, और ये कितनी हो गई, टोटल एल प्लस डेल एल, ठीक है। तो देखो स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन के फार्मूले को देखते हैं एक बार।
तो स्ट्रेन इक्वल टू डिफॉर्मेशन, क्या, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। लेंथ बोल रहा है, डायमेंशन बोल लो, ठीक है ना, डायमेंशन। अच्छा, मैं डायमेंशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेंथ की जरूरी थोड़ी है, विड्थ को भी डिफॉर्म कर सकते हैं, पूरे वॉल्यूम को भी डिफॉर्म कर सकते हैं। यदि विड्थ को डिफॉर्म करेंगे तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी। ये कौन सी, अभी लेंथ को यदि मैं डिफॉर्म कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। यदि मैं इसकी विड्थ को डिफॉर्म करूंगा तो वो लेटरल हो जाएगी। यदि मैं इसके पूरे वॉल्यूम को, यानी जैसे कोई बॉल है और उस बॉल को पकड़कर मैं स्क्वीज कर दूं, ठीक है ना, एकदम दबा दूं, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम दबा, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो एक चीज, फाइनली ये डिफॉर्मेशन है, तो ये भी क्या एक प्रकार से लेंथ है, ठीक है ना, ये भी लेंथ है, और नीचे की भी ओरिजिनल लेंथ है, तो एल एल कट जाएगा, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, यूनिट लेस, ठीक है ना, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, समझ आ गई। तो फाइनली इसका स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या निकला, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या निकला, ये हुआ अपन का डेल एल अपॉन में एल, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, तो देखो एक क्वेश्चन है, ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, किसका, एस सी वर्मा का। तो इसमें क्या है कि लोड दे रखा है अपन को, यानी लोड या फिर इसको मास बोले, ये दे दिया अपन को 4 kg, ठीक है, सस्पेंडेड थ्रू ए सीलिंग, ओके, थ्रू ए स्टील वायर ऑफ रेडियस 2 mm, ठीक है ना। यानी कुछ इस तरह की कहानी बन रही है कि ये सीलिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक वायर है और इस वायर की रेडियस दे दी, यानी ये वायर है और इसकी रेडियस आर दे दिया 2 mm, ठीक है, 2 mm, और यहाँ पे एक लोड लटक रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये कोई लोड है, मास है इसका 4 kg, ठीक है, और जी दे दिया अपन को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 3.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक है। तो देखो ये स्टार्टिंग के केस है, लेकिन क्या होगा कि इसकी लेंथ अभी मान लो एल है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इस वेट के कारण, देखो इसका वेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, तो वो वेट क्या होगा, mg होगा, ठीक है ना। तो वो क्या जाएगा, 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी, 3.1 इंटू पाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा वेट हो जाएगा, और ये न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेट के कारण ये वायर थोड़ा लंबा होगा, लंबा होगा ना, तो लंबा होके, और मान लो इतना लंबा हो जाता है, और मान लिया कि ये एल था और ये डेल एल बड़ा, ठीक है, और ये अपना का फिर फोर्स है, ये 4 kg का फोर्स है, यानी अब इसका वेट कितना हो गया, 12.4 पाई न्यूटन, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है कि मुझ कि टेंसाइल स्ट्रेस निकालो इसकी। अब देखो इसको टेंसाइल क्यों बोला, क्योंकि ये इलोंगेट कर रहा है, यदि इसको ये कंप्रेस कर रहा होता तो इसको मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलता, ठीक है ना। तो निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन का, ठीक है ना, और ये फोर्स कौन सा होता है, इंटरनल, ठीक है। अब देखो यदि W यहां लगा है और इक्विलिब्रियम में, तो W ही ऊपर की साइड लगेगा, ठीक है ना, W नीचे की साइड लग रहा है, तो W ही कहां लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा, इस प्लेट की बात करें, ठीक है, तो W ही ऊपर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को एरिया निकालना पड़ेगा, तो देखो एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं,
तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमें स्ट्रेस कहाँ निकालनी है, हमें स्ट्रेस निकालनी है इस वायर में, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना ये वाला, इस पे निकालनी है। तो इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर कितना दे रखा है, 2 × 10⁻³ लिख दें स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से पाई 4 पाई कर दो और 10⁻⁻6, ठीक है। देखो अब स्ट्रेस को मैं सिग्मा से डिनोट करूंगा अब, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड जो है साइन जो है डिनोट करने का वो सिग्मा ही है। तो यहाँ पे फोर्स अपन के पास आया है कितना, 12.4 पाई, और एरिया आया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ, और ये 12.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 आ जाएगा, और ये ऊपर चले जाएगा तो 10⁻⁻6 सॉरी +6, ठीक है। तो फाइनली तो इधर देखो, इसको आंसर देखो, इसको क्या लिखा, 31 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस इसमें डेवलप होगी, समझ में आ गया। देखो एक बार कर लेते हैं दोबारा से। देखो सबसे पहले तो स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस अपन का एफ इंटरनल अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि एक सीलिंग से यानी जो है छत से एक हमारा वेट लटका हुआ है 4 kg का, किससे, एक वायर से। तो जब वो वायर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा उसके बाद में उसमें टेंसाइल स्ट्रेस को कैलकुलेट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पे देखिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ ये अपन ने वेट निकाला, फिर उसके बाद में इसका एफबीडी जब अपन ड्रॉ करेंगे तो इक्विलिब्रियम में ऊपर जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही क्या ऊपर की साइड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा एक्चुअली ये, ठीक है। और इसका अपन एरिया निकाल लेंगे, एरिया किसका निकालेंगे, वायर का, ठीक है। और इस फॉर्मूले में रख के फिर इस तरीके से अपन जो है स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है 3 टॉपिक इसमें अपन ने कवर करें। कौन कौन से, इंट्रोडक्शन देखा है जिसमें अपन ने जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, और स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है। ये 3 चीज देखी हैं। उसके बाद में न्यूमेरिकल भी किया है। नेक्स्ट चीजें, नेक्स्ट जो कंटेंट रह रहा अपन का वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने बिल्कुल भी देखा हो तो डेफिनेशन वगैरह कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो सब एक वेबसाइट है www.primal.edu.in पे मिलेगा। उसकी लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो इस वीडियो के पूरे लेक्चर नोट्स इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।